सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बधाई। इतनी शानदार रिपोर्ट जिसने एकदम हिला करके रख दिया हर किसी को, इस हद तक कि आपके खिलाफ एफआईआर भी हो गई। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं। आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूँकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना। ये पूरा बंडल रखा हुआ है, पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है, और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है, और ये सब मतलब धनाधन इसमें भर रहे हैं। ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी है फुलवारी शरीफ में हमें। ये पटना का सब्जेक्ट है वो, ये 2025 का वोटर लिस्ट सामने है, और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। जो दिखा उतना ही किया। क्या शुभ नाम है आपका? आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरिया नहीं था, उसमें पब्लिक की भी एंट्री थी, कोई भी जा और आ सकता। ऐसे मोबाइल पकड़ा, मतलब मोबाइल छीनने के। अब मुझे लगा कि अगर मोबाइल अभी छीना गया तो मेरा एविडेंस भी जाएगा और एफआईआर फिर मेरे खिलाफ होगी, और पता नहीं कौन उठ के उसके बाद क्या करेगा। कि एफआईआर होने से अगर डर कर मैं दिल्ली लौट जाता कि जिस चीज के लिए मुझ पर एफआईआर हुआ है, जिस फर्जीवाड़ा को एक्सेप्ट न करके मुझे दोषी ठहराया गया, तो मैं उस फर्जीवाड़ा को पूरी तरह एक्सपोज करूंगा ताकि कुछ कहने के लिए बच न जाए। ये डायलॉग है, थोड़ा सस्ता है, जो डर गया सो मर गया। सब डरते नहीं है, आप डरा नहीं सकते। लौटूंगा अभी घर जहां भी ठहरा हूं, अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन, क्योंकि वो कहने में भी खतरे हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक वरिष्ठ पत्रकार जब जमीन पर गए और उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सिर्फ जांचने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की कि ये हो कैसे रहा है, क्या इसके बारे में दिल्ली में ऐसे ही हवा उड़ रही है या जमीन में वाकई कुछ गड़बड़ है। तो पहली बार उन्होंने ये पाया कि फॉर्म्स जो जमा हो रहे हैं उसमें ठीक से कागज नहीं लगे हुए हैं। उसके बाद उस रिपोर्ट पर या उस रिपोर्ट के बाद एक एफआईआर हो गई, और आज फिर एक रिपोर्ट फाइल की है जिसमें यह दिखता है कि खुद बीएलओ बैठ करके बिहार में वोटर्स का सिग्नेचर कर करके फॉर्म जमा कर रहे हैं। किसी की फोटो नहीं, फॉर्म एम्प्टी, सीधा साइन। ऐसी प्रक्रिया का फायदा क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है? सबसे पहली बात, ये सब रिपोर्ट फाइल करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी। अजीत अंजुम, आपका न्यूज चैनल भी है, आपने संभवतः वो सारी रिपोर्ट्स देख भी ली होंगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बधाई। इतनी शानदार रिपोर्ट जिसने एकदम हिला करके रख दिया हर किसी को, इस हद तक कि आपके खिलाफ एफआईआर भी हो गई। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप बताएं अजीत जी कि ये एफआईआर के बाद आज की आपकी रिपोर्ट क्या क्या दिखाती है? देखिए, एफआईआर जो हुई वो बेगूसराय के बलिया में इसलिए हुई क्योंकि उस एफआईआर में ऐसे बीएलओज या सुपरवाइजर्स जो भी बैठे थे वो कैप्चर हुए, जिसमें वो फॉर्म फिल नहीं कर रहे थे। दरअसल वो अधूरे फॉर्म को अपलोड कर रहे थे, जिसमें किसी में सिर्फ दस्तखत था, किसी में सिर्फ नाम था, और वो फॉर्म अधूरा था। उस पर बवाल हुआ और वो एफआईआर की गई, और एफआईआर में बहुत सारी ऐसी धाराएं लगाई गई जो कहीं से कोर्ट ऑफ लॉ में टिकेगा नहीं। तो वो उस पर बहुत बात हो चुकी है। अब आज की बात जो आप करें, अब आज जो मेरी रिपोर्ट है, आप क्लिप चाहे तो आप यूज कर लीजिएगा। उसके बाद एसआईआर में फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी या फ्रॉड, इसके बारे में कहने के लिए कुछ बचता नहीं। क्योंकि आज के वीडियो में पटना जिला जो बिहार की राजधानी है, यहां से 10 किलोमीटर दूर जो फुलवारी शरीफ ब्लॉक है, उसके ब्लॉक के ऑफिस में, वार रूम में 40-35 बीएलओ बैठे हैं,
7-8 को मैंने देखा, बाकी दूसरी तरफ थे वो क्या कर रहे थे। क्योंकि मैं एक इस तरह से मैंने एंट्री की। पहले मैंने अपने सहयोगी को भेजा कि देखो क्या हो रहा है ऊपर। उन्होंने आकर बताया कि 40-50 लोग हैं, कुछ फॉर्म वगैरह भर रहे हैं। तो उसके बाद कैमरा लेकर अब जाना चूंकि मुश्किल है, हमारी पहचान हो चुकी है, एक खतरा और जोखिम भी है, और ट्रेस पासिंग और सरकारी काम में बाधा, ये सब FIR ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे लगा कि मैं विदाउट कैमरा जाता हूं और सेंस करता हूं कि क्या हो रहा है, और उसके बाद जो सेंस करूंगा, जो समझूंगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो में अपनी बात कर दूंगा, मोनोलॉग बाहर कहीं से। तो मैं गया और मैं मुश्किल से 40-50 सेकेंड ऐसे स्ट्रेंजर की तरह उस हॉल में जाके और चारों तरफ देखने लगा। और फिर मैं पहले ये बता दूं, पॉइंट टू बी नोटेड, कि कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरिया नहीं था, उसमें पब्लिक की भी एंट्री थी, कोई भी जा और आ सकता है। तो खैर, तो मैं देखने लगा तो देखा कि सब लोग फॉर्म भर रहे हैं, और कुछ BLO के पास देखा ये वोटर लिस्ट है 5-5, 10-10 पन्ने की, और इधर फॉर्म रखे हैं बंडल पूरा 100-200, और ब्लैंक फॉर्म, और वो वोटर लिस्ट से नाम देख रहे हैं, और ब्लैंक फॉर्म में पहले में जो नाम होता है नाम लिख रहे हैं वोटर के, और उसका पन्ना पलट के सीधे साइन कर रहे हैं। तो मैं पहले देखता रहा, फिर मुझे लगा अब ये रिकॉर्ड कैसे करूं, क्योंकि कैमरा खोलते ही अब ये खतरा है कि आपके साथ मारपीट हो सकती है, फोन छीना जा सकता है, कोई मुकदमा तो तुरंत हो ही सकता है। अगर कोई पकड़ लेगा तो फिर वही ट्रेस पासिंग और सरकारी काम में बाधा, या यहाँ आप कुछ करने आए और मेरे साथ धक्का मुक्की करके ये कहते हैं कि ये कुछ धक्का मुक्की कर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहले फ्रेंडली होने की कोशिश की 1-1.5 मिनट तक, हंसते मुस्कुराते हुए, कि आप लोगों को ही देखिए सब काम करना पड़ रहा है, और ये वो आपको वीडियो में देखिएगा जो मैडम से बड़ा कैजुअल बात करो, क्या आप लोगों पे इतना प्रेशर है तो क्या करिएगा। जो मेल कुछ BLO थे उधर सामने, उन्होंने कुछ सेंस किया, वो सबने कलम ऐसे रख दिया, मतलब वो साइनिंग का काम उन्होंने रोक दिया, जबकि मैं सब देख चुका था कि वहां खाली फॉर्म पर साइन हो रहा था रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले। उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं कुछ पिक्चर खींचता हूँ, तो क्योंकि मुझे लगा मैं कुछ तो एविडेंस जुटाऊं बाहर जाके बोलूं। तो मैंने क्या किया कि जो लेडी और एक और उनके बगल में साइन करते, जूम इन करके सिग्नेचर जहां कर रही थी लेडी, वो पिक्चर खींची, ताकि मेरे पास एविडेंस हो कि ये BLO सिग्नेचर कर रही है। अब उसके बाद मैं कैसे नोट करूं, तो मेरे सहयोगी को मैंने कहा, पूछा, और BLO को पूछे कौन सा बूथ है, तो बिष्णुपुर बकरी या पकड़ी कुछ बताया उन्होंने। अब लगा ये मैं भूल सकता हूं बाहर जाकर कि वो कहाँ का, क्योंकि मुझे एविडेंस तो यही चाहिए कि BLO ने इस नाम के वोटर का सिग्नेचर किया। वोटर का नाम ले लिया, बूथ भी चाहिए, वरना कैसे बोलूं, फिर FIR हो जाएगी कि आप फर्जी बात कर रहे हैं। तो मैंने अपने सहयोगी को इशारा किया, बिष्णुपुर पकड़ी है सर, इसने खट से मोबाइल में लिखा बिष्णुपुर पकड़ी। फिर मैडम से मैंने पूछा बूथ कौन सा है, एकदम मतलब चाइल्डिश क्यूरियोसिटी, जिससे कोई शक ना हो कि कोई जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा ये फला बूथ है, जो भी बताया। तब 3-4 फोटो खींच चुका था, तब मेरी थोड़ी हिम्मत हो गई, क्योंकि थोड़ा फ्रेंडली हो गया और सबको बोलने लगा कि आप लोगों पे कितना प्रेशर है। तो 2-3 लोग बोलने लगे कि पूरा फर्जी हो रहा है, क्या करें, फर्जी हो रहा है, ये करवाया जा रहा है, करें क्या। तो मैंने कहा हाँ समझ रहे हैं ये फर्ज। उसके बाद मैंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, जिसमें उनका जूमिंग भी किया, जिसमें सिर्फ साइन कर रही हैं दूसरे लोगों को, लेकिन बाकी सबने अपना साइन करना छोड़ दिया। फिर मैंने एक बंडल भी दिखाया कि खाली फॉर्म है, और ये उसके बाद जो भी है वीडियो में 3 मिनट कुछ सेकंड। जब वो मैं कमेंट्री कर रहा था पीछे मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल से ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरे पास माइक नहीं, कमेंट्री कर रहा था कि देखिए सब लोग, जो वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। सडनली एक आदमी आया, क्या कर रहे हैं, वो भी कैमरे में। तो अब मुझे लगा कि अब ये टेंशन वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि मुझे इसका खतरा नहीं है कि वहां क्या हो सकता है, मुझे खतरा ये है कि मुझे फंसाने के लिए दूसरी FIR हो सकती है। तो मैंने कहा कि नहीं, आपका शुभ नाम, जो हो रहा है वही रिकॉर्ड करो, ऐसे ही शायद वीडियो में बोला है, जो वीडियो में है ऑलरेडी, आपका शुभ नाम। तो उसने खटाक से कैमरे पे हाथ मारा, कौन है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं हूँ। कैमरे पे हाथ नहीं मारा, ऐसे मोबाइल पकड़ा, मतलब मोबाइल छीनने के। अब मुझे लगा कि अगर मोबाइल अभी छीना गया तो मेरा एविडेंस भी जाएगा और FIR फिर मेरे खिलाफ होगी, और पता नहीं कौन उठ के उसके बाद क्या करेगा। तो मैंने मोबाइल से ऐसे झपटा कि मैं अभी DM से बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ DM से, SSP से, और इस टेस्ट में बोलते हुए मैं DM से बात करता हूँ, मैं DM और SPO को अभी फोन करता हूँ, तब करके बाहर निकला। क्यों, वो जब तक समझे कि कौन है, कोई अधिकारी है कौन है, तब तक मैं बाहर निकला, और मैं सहयोगी को बोला कि अब गाड़ी निकलो और चलो। ऐसी पहली बार आपके वीडियो में मैं बोल रहा हूँ जो प्रोसेस जो कुछ हुआ। और उसके बाद मैं बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर तक मैं थ्रिल्ड रहा, एंजाइटी थी, एक थ्रिल्ड इस सेंस में, थ्रिल्ड नहीं कहूंगा, एंजाइटी हुई कि क्या हो रहा था, मतलब मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। जो हुआ उससे ज्यादा मैं
एंग्जाइटी हुई कि मैं बच के आया। मतलब होता है ना कि लगा पता नहीं क्या हो जाता अगर मैं वहां से तुरंत नहीं निकलता या मोबाइल छीन लेता कोई, जो जो जिस तरह से मोबाइल पे हाथ मारा पंजाब, वीडियो में एविडेंस है। तो एक मेरे को वो थोड़ी चिंता हुई, उसमें 20-25 मिनट मुझे लगे अपने को ये करने में कि चलो मेरे मोबाइल में है और मैंने इतनी बड़ी चीज रिकॉर्ड की है। उसके बाद मैं फिर सोचा कि मैं कहां से वीडियो करूं, फिर गांधी मैदान गया और जो भी मैंने कहा वीडियो में सामने। मैं सिर्फ इतना सम अप करूंगा संकेत, वो कहानी नैरेट मैंने कर दी कि जो आज रिकॉर्डिंग है मेरे मित्रों में, उस रिकॉर्डिंग के बाद इलेक्शन कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये इसका क्या मतलब है। मैं चुनौती देता हूं इलेक्शन कमिश्नर को, सीईसी ऑफ इंडिया को, कि वो प्रूव करें कि मेरा वीडियो गलत है। मेरे वीडियो में अगर बीएलओ सिग्नेचर करते दिख रहे फेक सिग्नेचर तो गलत है, प्रूव करें और एफआईआर करें। पहली बात जो कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो में एविडेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये अगर हो रहा है तो फिर एसआईआर का मतलब क्या है? अगर इस तरह से फॉर्म जमा हो रहा है तो एसआईआर का मतलब क्या है? तीसरी बात मैंने कल भी बोला है, बिहार में 534 या 36 ब्लॉक है। एक ब्लॉक में अगर इस तरह की घटना हो रही तो मल्टीप्लाइड बाय 536 कर दीजिए आप, तो उसके बाद देखिए कहां क्या हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि एसआईआर के नाम पे इस तरह की बात हो रही है और एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं कहीं इसको रिपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे पीछे पूरी मशीनरी लग जाए, वो एफआईआर कर दी जाए। आज पता चला कि एक दो और एफआईआर की बेगूसराय में तैयारी हो रही है, 4 गवाह बुलाए गए या जो बीएलओ थे उनसे बयान लिया जाएगा। ऐसे ही पहले भी बीएलओ को डरा धमका कर डीएम ने एफआईआर कराई मेरे खिलाफ। तो ये है नटसेल में कि अब इस रिपोर्ट के बाद कोई भी आदमी, कोई भी संजीदा आदमी, मैं इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ता, देखकर यही कहेगा कि ये फर्जीवाड़ा है और वोटर के साथ धोखा है। जिस वोटर के नाम पर आप दस्तखत कर दे रहे हो, जो वोटर से आप मिले नहीं, वो कौन है, क्या है, आपका क्या इंटेंशन है। और 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जब स्क्रूटनी होगी, जो ईआरओ करेंगे, सब डिविजनल ऑफिसर, वो क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड है, तो किन के फॉर्म खारिज होंगे या उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे या इसके पीछे इंटेंशन क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इंटेंशन क्या। मैं तो कहूंगा कि डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑर्डर करे उस वीडियो के आधार पर और उस ब्लॉक में एटलीस्ट उस ऑफिस में, मैं ऑफिस की बिल्डिंग भी दिखाया, उस ऑफिस में जो भी हुआ है 4 दिन 5 दिन में अपलोडिंग, उसका इन्वेस्टिगेशन हो। वो उन वोटर्स को बूथ वाइज अब वोटर को डोर टू डोर अगर रीच आउट करेंगे, वोटर्स बोल देंगे कि मेरे पास कोई नहीं है और मेरा जमा कैसे। तो नटसेल में वो फर्जीवाड़ा है। सॉरी मतलब मैं एक सवाल के जवाब में बहुत लंबी कहानी सुना दिया। नहीं, क्यों ये बहुत जरूरी था पर्सपेक्टिव जानना आज की वीडियो का, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो आपने किया और फिर जो चीज कैमरे पर नहीं है उसके आधार पर एफआईआर हुई। आज जो कुछ भी है वो सब कैमरे पर है। इनफैक्ट आपके इंटिमिडेशन, आपका जो इंटिमिडेशन किया जा रहा है, कैमरा पकड़ना, वो भी कैद हो गया। अब मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ, हाँ। एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ। कैमरा पे जो पकड़ा, जब एडिट हम कर रहे थे तो मेरे सहयोगी ने कहा कि सर ये कैमरा ऐसे बंद कर रहा है और ये अगर हम डालेंगे तो फिर ये मुकदमा हो सकता है ट्रेसपासिंग का या सरकारी काम में बाधा या सरकारी बिल्डिंग में एंट्री का और ऑब्जेक्शनेबल ये वो। मैंने कहा ऐसा है कि अगर कोई आदमी 10 लाख घूस लेता है और हमें पता है कि फला ऑफिस में बैठकर घूस ले रहा है जहां एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, अगर है, जो यहां था नहीं, ब्लॉक ऑफिस है, पब्लिक प्लेस है, ये मैं स्पेशली कर रहा हूं राइडर के साथ। लेकिन अगर मान लो कोई रिस्ट्रिक्टेड है एरिया या किसी के केबिन में चले गए और अगर 10 लाख घूस लेते हुए कैमरे में कैप्चर कर लिया, तो घूस लेने वाला एफआईआर बड़ा होगा मामला या कैमरे में रिकॉर्डिंग करने वाला बड़ा होगा। बस इसी से आप समझ लीजिए। अगर मैं वहां गया और तो मैंने अपने सहयोगी को यही बोला, नहीं हम वो डालेंगे, इसलिए डालेंगे कि अगर कल को हो कि इस ऑफिस में आप क्यों एंटर किए, तो दूसरा भी तो काउंटर उसका लॉजिक होगा कि भाई आप वहां कर क्या रहे थे। मेरा वहां घुसना बड़ा अपराध है या वहां फर्जी जो वोटर के फॉर्म भरे जा रहे वो ज्यादा बड़ा अपराध है। दूसरी चीज अजीत जी, आप ये देखिए कि इस हिसाब से तो फिर पत्रकारिता ही नहीं हो सकती। अगर ये हो कि यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, तो फिर जब एक्सेस ही नहीं होगा तो आपको सच पता ही नहीं चलेगा। तो और जब सही काम कर रहे हैं तो आपको एक्सेस की चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं। मेरा सवाल अजीत जी यहाँ पर मेरा सवाल ये था कि बीएलओज पलट करके ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी फॉर्म होता है उसमें हो सकता है बीएलओ अपना साइन कर रहा हो कि हाँ हमने फॉर्म जांच लिया और हम साइन कर रहे हैं।
यहाँ आपने नहीं क्या मेरे पास देखा? अभी नहीं संकेत, फॉर्म लाना, वो 19 पेजेज वाला फॉर्म लाना। मेरे पास पूरा फॉर्म है, जो मैं तो वो सारी चीजें आपसे पूछ रहा हूँ जो बोली जा सकती हैं कि ये तो बीएड इसीलिए मैं बता अधिकारी रहा का हूँ, सिग्नेचर था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत स्टडी मैं करके तब चल रहा हूँ। हाँ। वो फॉर्म जो है उसमें जहां पे लिखा हो वोटर का दस्तखत होना चाहिए, वोटर का ही होना चाहिए, और वोटर का सिग्नेचर ना हो तो अंगूठा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक बीएलओ का मैंने 3 नाम सिग्नेचर करते हुए रिकॉर्ड किया है, एक ही बीएलओ का। तो एक बीएलओ का 3 नाम तो नहीं होगा, ठीक है? और वो नाम लिखा जा रहा है जो पहले पेज में। मैंने पूछा भी है कि नीतीश कुमार कौन है? शायद वो दूसरे उसमें स्टिल में आया उस समय जब मैं पहले बात कर रहा था। तो वो मेरे पास स्टिल है, उसका पिक्चर है, जो मैंने कहा ना कुछ पिक्चर भी है मेरे पास। तो आपने यहाँ नाम है नीतीश कुमार, यहाँ साइन किया, यहाँ कोई और नाम, यहाँ कोई और साइन किया, तो बीएलओ का नहीं है। उस फॉर्म में बीएलओ का वो कॉलम ही नहीं है। अगर नीचे लिखा होगा जो भी उसमें वोटर या जो भी मतदाता, वहां पे बीएलओ नहीं साइन कर सकता है। दूसरी बात, ऊपर भी आप नाम भी साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो प्रूफ हो रहा है कि वोटर के पास नहीं गए ना। मैंने पूछा, बाकी तो लेडी से पूछ ही रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं कि ये तो आपसे करवाया जा रहा है, साइन भी आप ही से करवाया जा रहा है, फॉर्म भी आप ही से भरवाया जा रहा है। मेरी कमेंट्री सुनेंगे, सब बोल रहा हूं कि ये लोग खाली फॉर्म है और सब यही काम कर रहे हैं। तो अजीत जी, इससे तो ये साबित होता है कि ये तो इम्पर्सनेशन का केस है। जैसे जैसे किसी और इंसान के नाम पर कोई और जाकर के इम्तिहान दे आता है, उसी तरीके से ये बीएलओ बैठ करके कोई और बन रहा है। अब देखिए, मैं स्टिल अभी मैंने लगाया नहीं, देखिए अब क्या हुआ, वो लेडी थोड़ी परेशान भी हो रही थी क्योंकि उनको लग रहा था पिक्चर खींचा जाए। और एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा स्पेशली कि ये देखिए क्या हुआ, जब साइन होने लगा तो ऐसे पेन रख भी दिया गया कि ये पिक्चर खींच रहा था मैं, कि ये दिख न जाए, तो इन्होंने पेन रख दिया। अब इसमें क्या है, ये देखिए, अब ये देखिए, ये दिखा रहे पिक्चर है मेरे पास, ये जब उन्होंने नहीं किया, इधर क्या लिखा हुआ है, बिशुनपुर लिखा हुआ है, एक जगह नाम लिखा हुआ, लोकेशन, और यहाँ साइन होना है। जब मैं फोटो खींचने लगा तो पेन उन्होंने रख लिया क्योंकि वो साइन करना था। साइन जहां होना है वहां क्या लिखा हुआ है, देखिए वहां लिखा हुआ है हस्ताक्षर, बायां अंगूठे का निशान, और उसके पीछे वोटर को क्या क्या मतलब मैं क्या हूं, मुझे अपने बारे में जो हलफनामा टाइप से जो उसके परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा उसके नीचे सवालों का है कि मैं ये अपने बारे में जो भी होता है ना, वो समझ गया। मतलब वोटर अपनी पहचान करके नीचे अपनी पहचान से के बारे में जो बोलता है कि मेरा जन्म भारत से बाहर नहीं हुआ है, या जो भी मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं, जो अपने बारे में वोटर कहता है साइन करता है, तो अब वोटर को साइन करना है। तो अब वहां वो मैडम साइन कर रही थी। अब ये वो है वोटर का वोटर लिस्ट, जिससे मिलाकर साइन करता है। मेरे पास पिक्चर्स भी है, देखो ऐसा संकेत, ये देखो अब यहाँ वही साइन कोई महतो के नाम से साइन कर रही है और दूसरे साइन किसी और के नाम से कर रही है। ये देखिए, ये सब क्या है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं दूध का जला जबकि नहीं हूं, वो फैक्ट था जो मैंने बलिया में रिपोर्ट किया, लेकिन उस पर जब एक एफआईआर हो गई तो मुझे पता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो मुझ पर एफआईआर पटना में हो सकती है, और नॉन अवेलेबल भी हो सकता है, मेरी अरेस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि फिर आप हैबिचुअल ऑफेंडर काउंट कर लिए जाएंगे कि आप ये कर रहे हैं जानबूझ के। तो ये मैं जर्नलिस्ट 30-35 साल समझने के बाद यहाँ आया हूं, तो मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है। और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं भी, मैं तो चैलेंज करता हूं कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ये देखिए वही मैडम पलट रही है, सादा खैर इसमें दिखेगा भी। तो और सतर्क लोग, बाकी लोग पेन रख के चुप बैठ गए। अब बात एक इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, इसमें ये मैडम जो भी है, इनका नाम मैंने फिर बूथ में कौन कौन बीएलओ कहाँ है वो मैंने निकाला, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मैडम या जो भी किसी का कोई कसूर नहीं मानता हूं। मैं अपने वीडियो में बार बार बोल रहा हूं, बीएलओ सबसे निचली कड़ी है। प्राइमरी स्कूल का टीचर बीएलओ होता है। मैंने आज ट्वीट किया है, चुनाव आयोग का प्रेशर है डीएम पर, डीएम का प्रेशर है एसडीएम पर, एसडीएम का प्रेशर है वीडियो पर, वीडियो सबसे नीचे वाला बीएलओ पर प्रेशराइज कर रहा है, और इन सबको टारगेट करना है, पूरा दिखाना है चुनाव आयोग को और देश को कि हमने अपने जिले में 80%, 90%, 100% फॉर्म भर दिया, जो डेडलाइन थी 26 तारीख की उससे 10 दिन पहले कर दिया। उस टारगेट में टॉप टू बॉटम प्रेशर बनाया जा रहा है, बॉटम में प्रेशर है। मुमकिन है इस वीडियो के आधार पर 2-3 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन बीएलओ की कोई गलती नहीं। मैं अपने वीडियो में विस्तार से बोला कि आप बलि का बकरा उसको बना रहे हैं।
जो प्रेशराइज कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में अलग अलग जिलों में वेतन रोका जा रहा है। बेगूसराय में 190 बीएलओ की सैलरी रोक दी गई। क्यों? क्योंकि वो 50% से ज्यादा उन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो फर्जीवाड़ा करने को तैयार नहीं हुए। तो यहाँ बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अगर वो इस तरह से फर्जीवाड़ा करके या जैसे भी करके प्रेशर में वो फॉर्म नहीं भरेगा, क्योंकि यहाँ सबको वो टारगेट दिखाना है 100%, 80%, 90%। तो बीएलओ सबसे मैं तो निरी ही कहूंगा, सिंपैथी होनी चाहिए बीएलओ के साथ, जो डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। लेकिन उनको कहा जा रहा है कि कुछ, जब उनको कहा जाएगा कि कुछ हो या ना वो फॉर्म भरो। बेगूसराय का एक बीएलओ सस्पेंड हुआ है। राजीव रंजन के शो में उन्होंने बोल दिया था कि मुझे उनकी जो भी सुपरवाइजर मैडम ने कहा दिया कोई ना मिले तो भी फॉर्म जमा करो, ज्यादा चिंता मत करो। उसका वो ऑडियो रिलीज कर चुके हैं। तो अब सस्पेंड बीएलओ हो गया। तो यहाँ अगर एक ब्लॉक ऑफिस में अगर ये हो रहा है संकेत, हम आप जर्नलिस्ट हैं, सस्पेंड किसको होना चाहिए? बीडीओ। उस ब्लॉक के बिल्डिंग का सीईओ और वीडियो इंचार्ज है। आपके वार्ड रूम में 40 लोग कर रहे हैं, बिना आपकी जानकारी के तो नहीं कर, आपके निर्देश पर हो रहे हैं। जो सुपरवाइजर मुझे रोकने आया वो सरकारी आदमी होगा, तो कैसे हो रहा है भाई? मैं नई न्यूज चैनल का एडिटर रहा हूं और मेरे न्यूज चैनल के वार रूम में कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है तो मेरी जानकारी में होगा ना। सही बात है। तो ये जो चीजें होती है। हाँ नहीं अजीत जी, आप, और ये तो आपने देखिए एट रैंडम, एक बेगूसराय और एक पटना, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सोच करके गए कि यहाँ हो रहा है और मैं यहाँ जाके शूट करूंगा। आप तो बस यूं ही चले गए, औचक निरीक्षण था ये, और उसमें अगर ये चीज निकल करके आ रही है। आज का ही सरप्राइज फैक्टर है। मुझे नहीं पता होता क्या संकेत। अब देखो ये बड़ी लंबी बातचीत हुई, मुझे लग रहा है कि चलिए होता ही है, क्योंकि मुझे भी पहली बार ये बात कर रहा हूं इस तरह से। होता ही है संकेत कि मुझे कुछ नहीं पता होता है कि मैं कहां जाऊंगा, कल कहां रहूंगा, छोड़ो 1 घंटे बाद 20 मिनट बाद कहां रहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसा कोई चैनल का एडिटर नहीं हूं, अखबार का एडिटर नहीं हूं कि जिले जिले में आपके स्ट्रिंगर है। मेरा कोई रिसोर्स नहीं है। हम 4 लोगों की टीम है। सुबह अभी जैसे मैं अपने सहयोगियों से बात कर रहा था, किधर निकला जाए, तो फिर दिमाग लगाते हैं। उसके बाद किधर भी निकल जाते हैं, किधर भी निकलते हुए गांव वाले से पूछते जाते हैं यहाँ कौन सा ब्लॉक है, वो कौन सा सब डिवीजन है, फिर वहां ट्राई करते हैं यहाँ क्या हो रहा है 5 लोगों से समझने का। तो सेम वैसे ही फुलवारी शरीफ में एक बार संजोग से 5 दिन पहले भी गया, और तब भी इस ऑफिस उस दिन मैं ऊपर नहीं जा पाया। मैंने अपने सहयोगी को भेजा, बोला सर यहाँ सब फॉर्म भर रहे हैं, कुछ खास नहीं है। उसने उस तरह से उसको गेज नहीं किया या समझा नहीं। मैं भी झांक के देख के आ गया कि अगर कुछ नहीं है बाहर से, दूर से। लेकिन आज मैं स्पेशली गया फुलवारी शरीफ में, अलग अलग जगह घूमने। लौट रहा था, मैंने सहयोगी को बोला यार देखो ऊपर आज फॉर्म भरा जा रहा है क्या? तो ये गया ऊपर देख के, उसने बताया कि हाँ सर कुछ लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जो गए वो नहीं समझ पाए कि क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बिना कैमरे के जाके देखता हूँ, और तब वो हुआ। तो कल मैं कहीं और जाऊंगा, अभी मुझे नहीं पता कल कहां जाऊंगा, लेकिन किसी तो ये इसको रैंडम और कैंडिड बोलते हैं। तो ये टारगेटेड नहीं है, ये रैंडम, हाँ रैंडमली भी कहीं चले जाएंगे। इसीलिए मेरा सवाल था ये, इसीलिए मेरा सवाल ये था कि इतने रैंडम सैंपलिंग में जब इस तरीके की चीजें निकल रही हैं, तो आप सोचिए ये कितना वाइड स्प्रेड होगा पूरे बिहार में। ऑफ कोर्स। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है अजीत जी, और वो ये है कि एक एफआईआर तो हो गई, क्या आपको लगता है कि अब एक प्रयास किया जा सकता है एक और एफआईआर और गिरफ्तारी का? सरकारी, आपने तो अपनी तरफ से सबूत बटोर लिए, लेकिन वो तो कोई भी तर्क दिया जा सकता है ना, अगर मकसद तंग करना हो। देखिए मकसद तो तंग करना ही था, तभी डीएम के निर्देश पर बीएलओ को प्रेशराइज करा के मेरे खिलाफ एफआईआर हुई। आज मुझे सूचना मिली कि जो बेगूसराय में डीएसपी हैं बलिया इलाके के, उन्होंने मेरे वीडियो में जो लोग और दिख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को बयान देने के लिए बुलाया मेरे खिलाफ। शायद 2 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। क्या इंटेंशन है, 1-2 एफआईआर और करना है, दूसरे लोगों से करवाना है, ये अंदेशा है मुझे, जो मुझे बताया गया। एक बात। दूसरी बात कि एफआईआर होने से अगर डर कर मैं दिल्ली लौट जाता, तो कल मेरी फ्लाइट की टिकट बुक थी। 10 दिन पहले जब मैं आया था तो मेरा 15th की दिल्ली वापसी थी, लेकिन और मेरे कैमरामैन का बहुत ही जरूरी काम था 16 to 20 4 दिन, तो चूंकि 15 को वापसी थी। फिर एफआईआर हुई 14 तारीख को, और 14 को, 13 को भी शायद, 13 या 14 जब भी हुई, 13 को भी शायद। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं लौटूंगा। अब अगर लौटूंगा, 13 की रात हुआ शायद, अब अगर लौटूंगा तो होगा एफआईआर हुआ और दिल्ली चले गए। अगर मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से लौटूंगा तो भी, तो मैंने कल मैं पटना आया स्पेशली, उस कैमरामैन को जाना जरूरी था, उनके लिए फ्लाइट का टिकट कराया,
दूसरा मेरा कैमरामैन दिल्ली में था, उसको दिल्ली से बुलाया, एक को ड्रॉप किया, दूसरे को एयरपोर्ट से रिसीव किया, क्योंकि अब मैं 5 दिन यहीं रहूंगा, जो भी 4 दिन 6 दिन, ताकि ये नहीं लगे कि एफआईआर हुआ चले गए। दूसरी बात कि जिस चीज के लिए मुझ पर एफआईआर हुआ है, जिस फर्जीवाड़ा को एक्सेप्ट न करके मुझे दोषी ठहराया गया, तो मैं उस फर्जीवाड़ा को पूरी तरह एक्सपोज करूंगा, ताकि कुछ कहने के लिए बच न जाए। धागे खोलना जिसको कहते हैं ना, मैं वो करना चाहता था कि वो कर। मैं मानता हूं कि आज का वीडियो उसके बाद चैप्टर क्लोज्ड है। भाई सैंपलिंग क्या होती है? अगर आपने रैंडम सैंपलिंग की और सैंपलिंग में एक जगह सीधे 1000 फॉर्म हो, चाहे 500 फॉर्म हो, चाहे 2000 फॉर्म हो, चाहे 200 फॉर्म, इवन 200 फॉर्म छोड़ो, 20 फॉर्म भी अगर ऐसे फर्जी भरे जा रहे हैं, दैट मीन्स फर्जीवाड़ा। तो अगर वो सैंपलिंग हो गई तो हो गई। अब किसके पास कहने को है कि वो फर्जीवाड़ा नहीं है? कौन बीएलओ कौन कहेगा कि मैं नहीं भर रहा था? मैं तो बल्कि कहूंगा कि आप इन्वेस्टिगेट करिए और उसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों को पकड़िए। अब बात आपने कही एफआईआर की, मैंने तमाम लीगल लोगों से समझने की कोशिश की। जिन धाराओं में एफआईआर हुई है मेरे खिलाफ, उसमें से एक नॉन अवेलेबल है, सरकारी काम में बाधा डालना। बाकी कंप्लीट फर्जी है, जो फर्जी तो सब है, मतलब कंप्लीट फर्जी से ये बोल रहा हूं जैसे उसमें कहा गया धार्मिक भेदभाव वाला और ये जो भी है। क्योंकि मैंने पूछा कि कितने परसेंट मुस्लिम है, कितने परसेंट हिंदू है, ये डेमोग्राफी पूछना किसी बूथ वाले से गलत नहीं है। आप ये कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। मैं कोई सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने वाली कोई बात नहीं जो वीडियो में है। लेकिन जो लीगल माइंड के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें से आपकी उस नॉन अवेलेबल में भी पुलिस अगर अरेस्ट करेगी तो उनको बेल बॉन्ड पर रिहा करना पड़ेगा, जमानत देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जिसमें आपको अरेस्ट करके जेल पुलिस नहीं भेज सकती, लेकिन पुलिस मिस एडवेंचर करती है जब ऊपर वाले चाहते हैं। उनके लिए फिर सारी धाराएं, सारी आईपीसी जो अब भारतीय न्याय संहिता अमित शाह जी ने नाम बदल दिया तो बीएनएस हो गया। तो बीएनएस होने से प्रवृत्ति तो आईपीसी वाली वही रह गई, वो प्रवृत्ति ने बदलती है नाम बदलने से। तो अगर मिस एडवेंचर करती है पुलिस तो मैं उसके लिए तैयार हूं संकेत, फिर देखेंगे। अदालत है, न्यायपालिका है, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। क्योंकि आपने न्यायपालिका की बात की है, मेरा आखिरी सवाल है। अब आपके पास इतना तथ्य तो आपके पास खुद स्वयं हो गया है, आपकी अपनी रैंडम सैंपलिंग में जिस तरीके का सबूत आपके पास है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, आपने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में जरूर पढ़ा जाना देखा होगा, और 28 तारीख को ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपको लगता उससे है पहले 22 जुलाई को हलफनामा देना है, नोटिस का जवाब देना है इलेक्शन कमीशन को जी, और 28 डेट तय कर। हाँ करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सबूत आपके पास हैं, विल मिस्टर अजीत अंजुम वांट टू प्रेजेंट दिस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, या आप पेटिशनर्स को ये मुहैया कराएंगे कि भाई देख लीजिए पब्लिक डोमेन में है मेरा काम, ये कोर्ट के आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई प्रेजेंट होना चाहिए संकेत। वो तो जो पेटिशनर है, पब्लिक डोमेन में मेरे वीडियो हैं, एडीआर पेटिशनर है, पीयूसीएल पेटिशनर है, ये योगेंद्र यादव और महुआ मोहित्रा, मनोज झा, सारे पेटिशनर है, सबको वीडियो सब लोग देख रहे हैं। तो आई एम श्योर कि पेटिशनर इस वीडियो में दिख रहे एविडेंस को सुप्रीम कोर्ट में जरूर पेश करेंगे। मेरी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन इतना तो एक बेसिक सेंस कहता है कि जरूर करेंगे, क्योंकि पहली बार जब बात हुई जिसमें जो इतनी लंबी दलील में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कंसीडर क्यों नहीं करते आधार, वोटिंग कार्ड और राशन कार्ड को, बहुत पोलाइटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन वो पोलाइटली कहने में भी संदेश है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इसलिए, और उसके बाद यहां आप देख रहे हैं बिना किसी कागज के जमा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि ये तो जाएगा। उस दिन जो बहसें हुई वो आपका एक एजम्पशन था, आपकी आशंका थी, उन आशंकाओं का कोई एविडेंस नहीं था। जैसे आप कहते हो ना, बहुत धड़ल्ले से घुसखोरी हो रही है, बहुत रैम्पेंट ब्लैटेंट करप्शन है, सब आप कह रहे हैं, लेकिन ब्लैटेंट करप्शन है तो ये देश में भर में करप्शन है, लेकिन आप उंगली पर हाथ रखते हो कि ये करप्ट है। सेम सिचुएशन है कि अब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है कि ये वोट के फॉर्म, जो एनुमरेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो गलत हैं, फर्जी तरीके से, गलत मतलब फर्जी तरीके से भरे जा रहे हैं। मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कर दूं, भाई 7 करोड़ 90 लाख वोटर में से 2 करोड़ 90 लाख वो वोटर हैं जो 2003 के वोटर लिस्ट से बाहर हैं। उनको कई तरह के डॉक्यूमेंट देने, वो पेचीदगी अभी अलग होनी है 1 अगस्त के बाद। लेकिन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं 7 करोड़ वोटर लगभग मान लीजिए 790, उनमें से चाहे आप 10 लाख के वोटर फॉर्म एनुमरेशन फॉर्म ऐसे भर रहे हो, चाहे 20 लाख भर रहे हो, चाहे 25,000 भर रहे हो, फर्जीवाड़ा तो फर्जीवाड़ा है। आप 1 कत्ल करें चाहे 100 कत्ल करें, दफा सेम लगेगी। करेक्ट। कातिल ही होंगे आप।
तो अगर उस जैसे मुझे किसी ने कहा कि वो सैकड़ों होगा कि हजारों होगा जो फॉर्म भरे जा रहे थे, हम क्या, देखो ऐसा है कि चाहे 100 फॉर्म फर्जी भरे गए, चाहे 50 भरे गए, चाहे 500 भरे गए, चाहे 2000 भरे गए, फर्जी भरे जा रहे हैं। यही एविडेंस, मुझे लगता है ये एविडेंस के तौर पर जरूर जो पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, और ये जिसको कहते हैं रिटन ऑन द वॉल, तो ये एविडेंस रिटन ऑन द वॉल है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक टेप प्ले करो सिर्फ 3 मिनट का, और 3 मिनट के 40 सेकंड में आपको पता चल रहा है उसमें क्या है। अजीत अंजुम की जरूरत ही नहीं उसमें। बिल्कुल। अजीत अंजुम जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप ये पूरा मामला हम सब तक ले करके आए। मैं तो इसको हौसला ही कहूंगा, और दबाव आप पर जाहिर तौर से बहुत होगा इस एफआईआर के बाद, और अब इस एविडेंस के जनता के सामने लाने के बाद अब और दबाव होगा। तो आप फिर भी ये कर रहे बीच में हैं, एक बात काबिले संकेत कर दूं, एक बीच में कर दूं क्लोज करने से पहले, चूंकि दबाव आपने यूज किया शब्द, दबाव नहीं है, चिंताएं कुछ परिजनों की होती है। दबाव तो तब होती है जब प्रेशर में हो, प्रेशर होता है उस किसी स्टोरी को न चलाने का। उस वीडियो के लिए भी प्रेशर था, जो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एसडीएम ने 2 बार मुझे कॉल किया, वीडियो ने 1 बार कॉल किया, जिसके ब्लॉक में फोन किया, वो सब मेरे मोबाइल रिकॉर्ड में, कॉल रिकॉर्ड में, और उन्होंने कहा इसको डिलीट कर दीजिए अंजुम जी, दिस दैट जो भी है। मैंने डिलीट नहीं किया, अपलोड किया, और उसका नतीजा सामने है। तो अगर मैं गलत कर रहा था संकेत, तो मुझे एसडीओ को क्यों कॉल करना चाहिए कि आप इस तरह का शूट किया, प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए? क्यों वीडियो को कॉल करना चाहिए कि आप डिलीट? भाई आप एफआईआर करते ना, क्या अजीत अंजुम गलत तरीके से करके एफआईआर? अब आते हैं उस पर कि दबाव नहीं है, एक चिंता परिवार वालों की जरूर है। मेरी माँ की भी थी, भाई की भी हो सकती है, परिवार की, बेटे की, परिजन की, दोस्त की, किसी की भी 24 घंटे की चिंता थी कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने सबको उन चिंताओं से मुक्त कर दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, जो होगा देखा जाएगा, डेस्टिनी जो तय करेगी वो देखी जाएगी। और ये इसलिए क्योंकि आप जैसे लोग, बहुत सारे पत्रकार, लाखों दर्शक, कई बार संकेत, मैं जो मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं लोगों के, दर्शकों के, कहीं से नंबर लेकर, और जो कमेंट पढ़ रहा हूं फेसबुक पर, और सबसे ज्यादा पर्सनल, मैं इमोशनल हो जाता हूं रात में। अब जब लौटूंगा अभी घर, जहां भी ठहरा हूं, अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन, क्योंकि वो कहने में भी खतरे हैं। खतरे इस सेंस में कि बहुत तरह के लोग हैं, कोई मिलना चाहता है, कोई आना चाहता है, कहीं रात में पुलिस आ जाए अतिरिक्त मेहरबानी में। तो इसलिए मैं रात में सब देखता पढ़ता हूं, मैं इमोशनल होता हूं कई बार कि कितना आशीर्वाद, कितना स्नेह, कितना प्यार, कितना भरोसा, कितनी ताकत दे रहे लोग। मेरे लिए इससे बड़ी पूंजी जीवन का टेक अवे अगर हासिल के, इससे बड़ा कुछ क्या हो सकता है कि इतने जर्नलिस्ट, इतने इंटेलेक्चुअल, इतने, मैं अगर कहूं तो आप हैरान हो सकते हैं कि किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने मुझे फोन किया, फॉर्मर जजेस, कितने लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, कितने मतलब लीगल बाइंड के बड़े, मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल था, और अभी भी है। और वो एक इमोशनल पार्ट है, उससे ताकत मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि दबाव की कोई बात नहीं है, हाँ चिंता की थी, जैसा कि मैंने कहा, उन चिंताओं से मुक्त किया। हालांकि पुलिस को मिस एडवेंचर करेगी तो उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ है, वो भी देखेंगे। तो ठीक है, अब मैंने यही तय किया है कि 2, 4, 5 दिन और रहूंगा, और इस परिस्थिति में अगर थोड़ी भी और गुंजाइश होगी कुछ और बताने दिखाने की, तो वो मैं करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सत्ता और सिस्टम को संकेत कभी ये भी संदेश जाना चाहिए, वो फिल्मी डायलॉग है, थोड़ा सस्ता है, जो डर गया सो मर गया, लेकिन ये होना चाहिए कि सब डरते नहीं है, आप डरा नहीं सकते। आप एफआईआर किया ही इसलिए गया होगा, की इसलिए गई होगी कि भाई एक एफआईआर कर दो, दिल्ली का जर्नलिस्ट है, बेगूसराय छोड़ के भाग जाएगा, डर से भाग जाएगा, इसीलिए की गई होगी एफआईआर। नहीं, ये भी तो मकसद हो सकता है कि चाहते हैं उसको होने कोई दो। और, ये भी तो हो सकता है अजीत जी कि कोई और ना आकर के यही काम करने लगे, और हाँ, ऑफ कोर्स वो एक मैसेज भी है, वो मैसेज भी है कि देखो इस पर एफआईआर कर दिया, कोई भी जोखिम मोल लोगे, कोई भी आओगे तो एफआईआर करेंगे। और एक ठीक है, दिल्ली में हो, कुछ लोग जानते हैं, तो जब इस पे कर सकते हैं तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो एक मैसेज भी है। ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजें, जैसे किसी ने मुझे कहा कि अरे वो तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया ना, बीएलओ ने किया। हमने कहा बीएलओ क्या होता है? बूथ लेवल का अफसर होता है, वो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। भाई जिला निर्वाचन पदाधिकारी क्या होता है? जो चुनाव आयोग के मुताबिक जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अदरवाइज वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है।
तो वो डबल रोल है। ईआरओ क्या है? वो चुनाव आयोग के लिए ईआरओ है और सब डिवीजन के लिए एसटीओ है। तो बीएलओ चुनाव आयोग का नुमाइंदा है और डीएम जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसके निर्देश पर बीएलओ ने एफआईआर की, और डीएम जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसका सुप्रीम बॉस सीईसी है। तो ये इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो इसलिए एक डर का माहौल बनाने के लिए ये हथकंडा मैं मानता हूं इसको, कि लोग डर जाए, कोई हिम्मत ना करे, कोई जोखिम ना करे। तो मुझे लगा कि पुलिस मिस एडवेंचर करे मुझे गिरफ्तार करने या कुछ करने की, तो मैं ही थोड़ा मिस एडवेंचर करता हूं कुछ और एक्सपोज करने की। तो समझो आज जो मैंने शूट किया वो मिस एडवेंचर था। नहीं, मिस तो नहीं था, मिस एडवेंचर तो नहीं है, क्योंकि आपने एक ऐसा साक्ष्य, ऐसा एविडेंस प्रस्तुत कर दिया है जो शायद अब किसी के मन में कोई शक नहीं रखेगा। अब बहुत क्लियर हो गया है कि क्या हो रहा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसको किस तरीके से देखा जाएगा। मना करने वाले अभी भी हो सकता है डिनायल में रहें, लेकिन अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अजीत अंजुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। रात बहुत हो चुकी है, अब आप भी अपना दिन खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद द रेड माइक से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आप, सुनील सैनी और सौरभ, तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू।